इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में बना एक पावन मंदिर है जो पूरे इंडिया में फेमस है भूत भगाने के लिए। इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा की जाती है, पर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान किसी इविल स्पिरिट या भूत पिशाच से पोजेस हो जाए तो उसे ठीक होने के लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना चाहिए। मगर तब क्या होगा जब बालाजी के आसपास भटक रही आत्मा ही किसी इंसान को अपना शिकार बना ले। अर्शी एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर थी जो न जाने कितने वक्त से अलग अलग प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर छोटे मोटे काम के अलावा अर्शी को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक प्रोड्यूसर को अर्शी का काम बहुत अच्छा लगा है और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अर्शी से कराना चाहता है। ये सुनकर अर्शी की आंखें खिल उठी। उसे लग रहा था कि शायद वो जो ब्रेक इतनी बुरी तरह से ढूंढ रही थी वो अब उसे मिल जाएगा। वो अगले ही दिन उस प्रोड्यूसर से मिलने चली गई। उस प्रोड्यूसर ने बिना कुछ ज्यादा देखे और पूछे अर्शी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। अर्शी बहुत खुश हुई थी क्योंकि उसे उस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे थे। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को बताया कि उसे मेहंदीपुर बालाजी जाकर एक रियल डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी। इस काम के लिए उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को 10 दिन का टाइम दिया और उसके साथ 5 लोगों की टीम भी दी। उस प्रोड्यूसर ने अर्शी को एक राजन नाम के आदमी का नंबर भी दिया और कहा कि राजन वहां का लोकल मैनेजर रहेगा। अगले ही दिन अर्शी अपनी टीम और राजन के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए निकल गए। अर्शी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच गई थी, लेकिन मंदिर पहुंचते ही अर्शी को एक अलग ही सेंसेशन फील होने लगी। वो एक्साइटेड तो थी, मगर उसके साथ साथ उसे एक अजीब सी बेचैनी फील हो रही थी। अर्शी और उसकी टीम शूट शुरू करने से पहले मंदिर को अच्छे से देखना चाहते थे। जब अर्शी मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी तो अर्शी ने वहां ढेर सारी डिस्टर्बिंग चीजें देखी। आंगन में कुछ औरतें बैठकर अजीब सी हरकतें कर रही थी। कोई औरत चिल्ला रही थी, कोई पागलों की तरह बस हंसे जा रही थी। उन्हीं में से एक औरत ने अर्शी की तरफ देखा और वो अचानक ही हंसते हंसते रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्शी वहां से तुरंत आगे चली गई। चलते चलते अर्शी मंदिर के बीच में लगे पेड़ के पास आ गई। उसने देखा कि वहां एक बूढ़े बाबा बैठे ध्यान में लगे थे। अर्शी वहां से जा ही रही थी, पर तभी बाबा ने उसे आवाज लगाई। अर्शी एकदम से चौंक गई और वहीं रुक गई। उन बूढ़े बाबा ने आंखें खोली और अर्शी को घूर कर देखा। उन्होंने उससे कहा, बालाजी के मंदिर में कई चमत्कार भी होते हैं, लेकिन कई खौफनाक चीजें भी। ये कहते ही वो बाबा अजीब ढंग से हंसने लगे। अर्शी के साथ मौजूद राजन उसे वहां से ले गए। राजन ने अर्शी को बताया कि अगर कोई उसका नाम पुकारे तो पलट कर नहीं देखना। मंदिर के अंदर जो प्रसाद मिले उसे घर लेकर बिल्कुल भी मत जाना। अर्शी ने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। उसकी माँ उसे बताया करती थी कि बालाजी मंदिर में भगवान की बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो लोगों को शैतानी काली शक्तियों से बचाती है। लेकिन अगर किसी इंसान ने बालाजी मंदिर के नियम तोड़े तो वो काली शक्तियां उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए जकड़ लेती हैं। इसके बाद अर्शी मंदिर में दर्शन करने गई और पंडित जी ने उसे प्रसाद भी दिया। उसने प्रसाद तुरंत वहीं खा लिया और फिर मंदिर से बाहर आने लगी। उसके आसपास भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए पूरा ध्यान मंदिर से निकलने पर था जब अचानक अर्शी को किसी ने पीछे से पुकारा। राजन की बताई बात अर्शी के दिमाग से निकल गई और उसने पलटकर पीछे देख लिया। वहां कोई भी नहीं था। अर्शी मंदिर से बाहर तो आ गई थी, मगर अब उसका माथा बहुत तेज दर्द से फटने लगा था। तभी अचानक उसका फोन बजा और वो एकदम से हड़बड़ा गई। अर्शी का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। वो अपने फोन के टुकड़े उठा ही रही थी कि तभी उसकी टीम का एक मेंबर आया और उसे बुलाकर अपने साथ ले गया। मंदिर से वापस आते ही अर्शी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अर्शी का मन बहुत भारी होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ठीक से सांस नहीं आ रही हो, और इसलिए अपने होटल पहुंचते ही अर्शी रूम में जाकर दवाई लेकर सीधा सो गई। सोते सोते अचानक ही अर्शी को एक सपना आया।
जिसमें एक काला साया अर्शी का गला दबा रहा था। अर्शी को ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक अर्शी की नींद खुल गई। वो पसीने में लथपथ हांफते हुए उठी और बाथरूम में जाकर अपने मुंह पर छींटे मारने लगी। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो उसके दिल की धड़कन एक बार को रुक सी गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो बार बार अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रही थी, मगर किसी हवा के झोंके की तरह उसका हाथ शरीर से आर पार हो रहा था। अचानक ही उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी के बहुत तेज सांस लेने की आवाज। अर्शी ने मुड़कर देखा तो उसके बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। वो बाथरूम की तरफ गई तो वहां कोई भी नहीं था, मगर वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा कि उसका शरीर अब बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बालों ने उसके चेहरे को कवर किया हुआ था और वो तेज सांसें लेने की आवाज अर्शी के शरीर से ही आ रही थी। वो जैसे ही अपने शरीर के पास गई, अचानक से उसके शरीर ने अपना सर उठाया और अर्शी का दिल बुरी तरह दहल उठा। अर्शी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा लग रहा था, और तो और उसके चेहरे पर नाक या होठ नहीं थे, सिर्फ 2 लाल आंखें थीं। ये देखकर अर्शी बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेड पर ही थी। उसे रियलाइज हुआ कि वो तो बस एक सपना देख रही थी, मगर वो सपना बिल्कुल असली जैसा था। अगले दिन से अर्शी और उसकी टीम ने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के आसपास शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने फिर से वहां कई सारे पोजेस्ड लोगों को देखा और उनका एग्जॉर्सिज्म होते हुए भी देखा। 4 दिन तक उन्होंने यही सारी शूटिंग की और बड़े बड़े पुजारियों का इंटरव्यू लिया। अर्शी वैसे तो अपने काम में खूब मन लगा रही थी, मगर उसकी तबीयत 4 दिन से काफी खराब हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर रैशेस भी हो गए थे। जब अर्शी मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का इंटरव्यू लेने पहुंची तो उन्होंने उसे कमरे के अंदर आने से मना कर दिया और उन्होंने हड़बड़ी में मंदिर के स्टाफ से अर्शी को एक रूम में बंद करने को कह दिया। उस पुजारी ने बताया कि अर्शी पर किसी बहुत बुरी आत्मा का साया पड़ गया था और उसके शरीर के रैशेस कोई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर पर उस काली आत्मा के बढ़ते हुए कब्जे के निशान थे। अचानक ही कमरे में अकेली बंद अर्शी को दौरे पड़ने लगे। उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसके शरीर के निशान अब पूरी तरह उसकी बॉडी पर फैल गए थे। अर्शी बेहद डरावनी लगने लगी थी। वो बार बार दरवाजे पर अपना सर मारकर दरवाजा पीटने लगी और अचानक से वो एक आदमी जैसी भारी आवाज निकालने लगी। वो उसी शैतानी आवाज में पुजारी को गाली देने लगी। पुजारी अपने साथ कुछ और पंडितों को लेकर उस कमरे में गए और अर्शी का एग्जॉर्सिज्म यानी झाड़ फूंक करने लगे। ये पूरा प्रोसेस अर्शी की टीम रिकॉर्ड कर रही थी। अर्शी पूरी तरह पोजेस हो गई थी। वो बार बार अपना सर जमीन पर पटक रही थी। अचानक ही अर्शी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई। पहले तो उसने अपनी टीम के कैमरे लिए और वो जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और फिर उसने वहां मौजूद एक पुजारी का गला पकड़ लिया और उससे हवा में उठा लिया। लेकिन बड़े पुजारी ने फौरन ही उस पर लाल मिर्च डाली। अर्शी ने पुजारी का गला जैसे ही छोड़ा, सबने उसे पकड़कर चेन से बांध दिया। 2 दिन तक एग्जॉर्सिज्म करने के बाद अर्शी के अंदर से वो काली आत्मा निकली। अर्शी ठीक तो हो गई, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसे अपना एग्जॉर्सिज्म बिल्कुल याद नहीं था, मगर अपनी टीम की बातें सुनकर वो हैरान रह गई। इस इंसिडेंट के बाद अर्शी को उस डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और अर्शी ने फिल्में बनाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर अर्शी कभी समझ नहीं पाई कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ और कैसे। एमी एक जानी मानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। वो कई सालों से ऐसी जगहों पर विजिट्स करती थी जिनको हॉन्टेड कहा जाता है। वहां जाकर एमी उन जगहों के असलियत में हॉन्टेड होने या ना होने का सबूत खोजती थी। हाल ही में एमी ने अपनी विजिट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया था, जिसके चलते
उसका एक काफी बड़ा फैन बेस बन गया था। एमी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स उसे अलग अलग जगहों के बारे में बताते और उसे उन जगहों पर जाकर उनकी असलियत का पता लगाने कहते। एमी को कई ईमेल्स इंडिया के एक हॉन्टेड स्टेशन डाउ हिल के बारे में भी आए थे। फैंस एमी को डाउ हिल से जुड़ी बहुत डरावनी कहानियां भेज रहे थे। इसलिए एमी ने डिसाइड किया कि वो इन कहानियों के पीछे छिपे सच का डाउ हिल जाकर खुद पता लगाएगी। कुछ ही महीनों में एमी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन करसोंग में पहुंच गई। ये वही जगह थी जहां दुनिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन डाउ हिल था। एमी अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस रात के टाइम ही जाया करती थी, पर क्योंकि वो सुबह ही वहां पहुंच गई थी तो उसने कुछ लोकल से बात करने का सोचा। एक्सप्लोर करते हुए उसे एक दुकान के बाहर खाट पर बैठे दो आदमी मिले। एमी ने उनसे डाउ हिल के भूतिया होने के बारे में पूछा। डाउ हिल का नाम सुनते ही खाट पर बैठे दोनों आदमियों के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उन्होंने एमी को धीमी आवाज में बात करने को कहा। उन्हें इतना डरा हुआ देख एमी को बहुत अजीब लगा। उसने उन्हें धीमी आवाज में अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और रिसर्च करने के लिए डाउ हिल आई है। इस पर उनमें से एक आदमी ने एमी से कहा कि उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। वो वहां जाएगी तो वो उस बिना सर वाले भूत को कभी नहीं भूल पाएगी। साथ ही उस आदमी ने किसी बूढ़ी औरत के बारे में भी बताया, लेकिन वो उसके बारे में बात करते करते काफी घबरा गए और वहां से उठकर चले गए। ऐसा पहली बार नहीं था कि एमी के पूछने पर उस हिल स्टेशन पर रह रहे लोगों ने ऐसा बिहेव किया हो, पर अलग अलग लोगों से बात करके वो इतना थक गई थी कि वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने होटल रूम वापस चली गई। शाम होते ही अपने हाथ में एक हैंडीकैम लिए एमी लोगों की बताई हुई डेथ रोड पर पहुंच गई। उस जगह पर चलते हुए एमी को अचानक बहुत ठंड लगने लगी। हालांकि उसने एक ओवरकोट पहना था, फिर भी एमी को बहुत ठंड लग रही थी। एमी चलते हुए अपनी वीडियो में उस जगह की डिटेल्स को डिस्क्राइब कर ही रही थी कि तभी उसके पैरों में कुछ फंसा और वो लड़खड़ाकर रोड पर गिर गई। वो रोड दोनों तरफ से जंगल से घिरी हुई थी और वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां बस पेड़ ही पेड़ थे। तो एमी को लगा कि किसी पेड़ की कोई टहनी जमीन पर गिर गई होगी और उसे दिखी नहीं होगी। एमी ने उठकर जब अपने कपड़े झाड़े और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा उसके पैर किसी टहनी पर नहीं बल्कि किसी और के पैरों से टकराए थे। एमी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। उसके देखते देखते ही उन नीले पैरों को कोई अंधेरे में घसीटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। ये देखने के बाद एमी को इतना यकीन हो गया था कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। वो अपना हैंडीकैम लिए उस रोड पर आगे बढ़ने लगी। आगे उसी रोड पर चलते हुए एमी की आंखों के सामने एक बूढ़ी औरत रोड को पार करती हुई जंगल में चली गई। एमी ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बिना आवाज किए वो उसी औरत के डायरेक्शन में बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक आवाज आई, एमी वापस चली जाओ। ये सुनकर एमी के रोंगटे खड़े हो गए थे, पर फिर भी वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तलाश थी उस बिना सर वाले लड़के की जिसके बारे में सभी ने उसे बताया था। एमी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस रास्ते की सड़क
छोटी होती जा रही थी और वो जंगल बेहद घना होता जा रहा था। ठंड अब बहुत बढ़ गई थी और तेज हवा से पेड़ पर लगे पत्तों के हिलने की आवाज के अलावा वहां एकदम खामोशी थी। एमी ने डिसाइड किया कि करीब 100 मीटर और आगे जाने के बाद वो वापस लौट जाएगी। उस पूरे रास्ते पर एमी को ऐसा लगता रहा कि कोई पेड़ों के बीच से उसे देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। एमी धीरे धीरे अपनी हिम्मत की लिमिट तक पहुंच रही थी और 100 मीटर बाद ही वो वापस मुड़ गई। लेकिन वापस मुड़ते ही उसे अपनी दाईं ओर से एक जोर की आवाज आई। एमी! कोई उसे पुकार रहा था। उसने जैसे ही अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे काले घने जंगल में से 2 लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। एमी ये देखते ही चीख पड़ी और वहां से भागकर बाहर की तरफ जाने लगी। दौड़ते हुए उसे अपने पीछे किसी के भागने की आवाज आने लगी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़कर पीछे देखे। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी, कभी किसी औरत की तो कभी किसी लड़के की। एमी बिना पीछे मुड़े बस भागती रही और कुछ ही देर में वो उस डेथ रोड से बाहर आ गई। वो घबराई हुई तो थी पर खुश थी कि उसके हैंडी कैम में उन सारी घटनाओं का सारा एविडेंस रिकॉर्ड हो गया था। एमी की फ्लाइट अगले दिन की थी और उस दिन हुई घटनाओं के बाद एमी बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उस रात उसने अपना हैंडी कैम टेबल पर ही रख दिया और सोने चली गई। करीब 1 घंटे बाद ही एमी के कानों में फिर से कुछ आवाज आई और एमी की नींद टूट गई। एमी ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने बिना सर वाला भूत खड़ा था। उसने एमी के हैंडी कैम को पकड़ रखा था और देखते ही देखते उसके हाथ में लिए हैंडी कैम में आग लग गई। एमी को उस साए की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। देखते ही देखते एमी का हैंडी कैम जल गया और वो साया एमी के पास से एक फ्लैश की तरह गुजरा और एमी बेहोश हो गई। सुबह होटल मैनेजमेंट के स्टाफ ने उसे उठाया। एमी ने जब उन्हें सब कुछ बताया तो लोकल्स ने तो ये सब मान लिया, पर एविडेंस ना होने की वजह से जब एमी ने वापस लौटकर ये बात अपने फॉलोअर्स को बताई तो उसे लोगों ने बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। कुछ एमी की कहानी को झूठा कहने लगे और कुछ को उसकी बात पर यकीन भी हुआ। एमी ने अपनी लाइफ में कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि जहां उसे अपनी लाइफ की चिंता होने लगे। डाउ हिल का वो एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल वैसा ही था। डाउ हिल की सच्चाई आज भी एक मिस्ट्री है। कहते हैं इंसान की जिंदगी उसके जन्म से शुरू होती है और मरने पर खत्म होती है, पर क्या मौत ही इंसान की फाइनल डेस्टिनेशन है? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक साइंस भी नहीं दे पाई, पर कहीं ना कहीं उन सभी मिस्टीरियस सवालों के जवाब स्पिरिचुअलिटी में मिल सकते हैं। और इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की सबसे मानी जाने वाली लोकेशन है वाराणसी, यानी बनारस। रॉय एक 19 साल का लड़का था। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था, इसलिए वो हर हफ्ते कहीं ना कहीं निकल जाता था। रॉय काफी टाइम से बनारस जाना चाहता था, पर उसे जाने के लिए कोई साथी नहीं मिल रहा था। रॉय लोगों से पूछ पूछ कर तंग आ गया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही अकेले बनारस घूमने निकल जाएगा। हाथ में अपना कैमरा लिए वो बनारस पहुंच गया और उस अद्भुत शहर को एक्सप्लोर करने लगा। 1-2 दिन बनारस घूमने के बाद अब रॉय ने डिसाइड किया कि वो रात में मणिकर्णिका घाट जाएगा। मणिकर्णिका घाट पूरे इंडिया का सबसे फेमस
शमशान घाट था। वहां दिन रात लाशें जलती थीं। दिन में वहां पर बहुत भीड़ होने की वजह से रॉय ने रात में वहां जाने का सोचा। रॉय ने जोश में ये डिसीजन तो ले लिया, पर जब वो रात को उस घाट के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी आंखों के सामने कई डेड बॉडीज जल रही थीं। मरे हुए लोगों को इतने करीब से देखना काफी डरावना सा था। पर रॉय ने पहले ही ये सब चीजें इंटरनेट पर पढ़ी हुई थीं। अपना दिल पक्का कर रॉय ने जैसे ही घाट पर एंट्री की, उसके पेट में जोर से दर्द हुआ, मानो उसकी अंतड़ियों को कोई जोर से मसल रहा हो। कुछ सेकंड्स में उसका दर्द चला गया, पर रॉय को अपना शरीर बहुत भारी सा लगने लगा। समुंदर से तेज हवा आ रही थी, लेकिन उस तेज हवा में भी रॉय को एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। घाट पर आगे बढ़ते हुए उसे अपनी बाईं ओर एक बड़ा सा घर दिखा। उस घर की छत पर एक शेर का पुतला बना हुआ था। उस बड़े से घर में हर जगह बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई थीं, पर उस घर की आउटर बाउंड्री में एक ऐसा कोना था जहां बिल्कुल अंधेरा था। आगे बढ़ने के लिए रॉय को उसी के सामने से होकर गुजरना था। रॉय ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा कि तभी उसके पेट में फिर से दर्द शुरू होने लगा। इस बार वो दर्द इतना ज्यादा था कि रॉय दर्द के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। रॉय पूरी तरह होश में नहीं था, पर वो समझ पा रहा था कि कोई उसे अपने हाथों से खींचकर जमीन पर घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा है। पर रॉय का शरीर बेजान सा था। ये सब समझने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद रॉय होश में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक दीवार से सटा हुआ पाया। इधर उधर नजरें घुमाकर देखने पर उसे पता चला कि वो उस घर के उसी अंधेरे कोने में था जो उसे दूर से दिख रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया। वो जल्दबाजी में वहां से उठकर भागने लगा तो उसे अपने हाथों पर एक खिंचाव महसूस हुआ। रॉय ने सहमी नजरों से जब पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। रॉय का हाथ एक डेड बॉडी से बंधा हुआ था और उस बॉडी का सर गायब था। उस बॉडी का वजन इतना ज्यादा था कि रॉय उसे हिला भी नहीं पा रहा था। रॉय वहां पर फंस चुका था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से परे था। रॉय ने चीख चीख कर मदद मांगने की कोशिश भी की, पर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। रॉय उसी घर की दीवार से सट कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वहां बैठना उसके लिए बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था, पर उसके बाद जो उसके साथ हुआ उससे रॉय का दिल मानो रुक ही गया हो। रॉय को अपनी आंखों के सामने एक औरत आग की लपटों में जलती हुई खड़ी दिखी। उसका पूरा शरीर आग में झुलस रहा था और उस औरत के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस चुपचाप होकर रॉय को देखे जा रही थी। उसे देखकर रॉय जोर जोर से चीखने लगा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसे दिल का दौरा ही ना आ जाए। पर कुछ ही सेकंड्स में वो औरत रॉय की आंखों के सामने राख बन गई। तभी उस राख के पास एक अघोरी आकर खड़ा हो गया और उस राख को एक कपड़े में इकट्ठा करने लगा। ये देखकर रॉय और भी ज्यादा डर गया। रॉय अपने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो अघोरी धीरे धीरे उसके पास आया और रॉय के साथ बंधी बॉडी को उससे अलग करने लगा। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। रॉय पागलों की तरह बस रो ही रहा था कि तभी उस अघोरी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उससे कहा कि वो जगह उसके लिए नहीं है और उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। वहां से छूटते ही रॉय बिना पीछे देखे
बस उस घाट से दूर भागता रहा। भागते भागते ही वो अपने होटल रूम वापस पहुंच गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और वो सुबह सुबह 5 बजे ही होटल में बने छोटे से मंदिर में जाकर बैठ गया। उसे डरा सहमा देख वहां के पुजारी ने उससे उसकी घबराई हुई हालत का कारण पूछा। रॉय से रहा नहीं गया और उसने सब कुछ पुजारी को बता दिया। वो सब सुनकर उस पुजारी के भी होश उड़ गए। पर उस पुजारी ने रॉय को समझाया कि मणिकर्णिका घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है और वहां रात में अघोरी अपनी पूजा संपन्न करने आते हैं। रात के समय काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। हो सकता है कि रॉय ने वहां जाकर किसी अघोरी की तपस्या में अनजाने में कोई विघ्न डाल दिया हो और इसीलिए रॉय के साथ वो सब हुआ। रॉय को यह सब सुनकर बेहद डर लगने लगा, पर पंडित जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अब वो सुरक्षित है। पर आज भी रॉय को उस रात के सपने आते हैं। जो उसने उस रात देखा उसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएगा। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड विलेज, बेमनी गांव। वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नजारों में खो गई। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था। पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गईं और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को यह बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ ना कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आईं।
और उसका घूंघट उसके सर से हट गया। घूंघट के नीचे से जो चेहरा दिखा वो पायल का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल पड़ी थीं, बाल एकदम बिखर गए थे और उसके दांत नुकीले हो गए थे। वो एक पागल जानवर की तरह आवाजें निकाल रही थी। पायल का बड़ा भाई तेजी से मंडप से निकला और कहीं बाहर चला गया। वहां पर बैठे लोग अब भी बस शांति से पायल को देख रहे थे। वर्तिका से अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं जा रही थी और वो हिम्मत करके उसके पास जाने लगी कि तभी पायल की मम्मी ने वर्तिका को रोक लिया और उससे कहा कि पायल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बड़े पंडित जी बस आते ही होंगे। लेकिन देखते ही देखते पायल की हालत और खराब होने लगी थी। उसने अपने हाथों से अपने ही बालों को खींचना शुरू कर दिया और वो किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। वर्तिका की नजरें पायल से नहीं हट रही थीं। पायल का यह रूप देखकर वर्तिका कांप गई थी। उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कोई भी पायल की मदद क्यों नहीं कर रहा है। उसने जोर लगाकर पायल की मम्मी से खुद को छुड़ाया और पायल के करीब चली गई। वर्तिका ने पायल से बात करने की कोशिश की और पायल थोड़ी शांत हो गई। पायल के शांत होते ही वर्तिका जैसे ही उसके करीब गई, पायल ने दोनों हाथों से वर्तिका के गले को पकड़ लिया और जोर से उसका गला दबाने लगी। उसी समय पीछे से किसी के कुछ मंत्र बोलने की आवाजें आईं और किसी ने पायल के ऊपर जल छिड़क दिया और पायल बेहोश हो गई। उसी के साथ वर्तिका भी बेहोश हो गई। जब वर्तिका की आंख खुली तो वो एक बेड पर सो रही थी। वो पायल के घर में थी। वो उठकर पूरे घर में देखने लगी, लेकिन पायल घर में थी ही नहीं। उसने पायल को आवाजें लगाना शुरू किया, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी पायल की मम्मी वहां आ गई और उन्होंने वर्तिका को कुर्सी पर बिठाकर उसे बताया कि कल रात पायल की शादी हो गई और वो अपने ससुराल जा चुकी है। उन्होंने वर्तिका से कहा कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो बेमनी गांव में होने वाली एक आम घटना थी। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव पर कई सैकड़ों साल पुराना एक श्राप है। यहां पर प्रेत आत्माएं लोगों पर काबू पा लेती हैं। वैसे तो मंडप के बाहर भी सुरक्षा कवच बनाया गया था, पर किसी ने उस कवच को मिटा दिया था, इसलिए पायल पर एक बुरी आत्मा हावी हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पायल को फोन किया तो पायल बिल्कुल सही सलामत अपने नए घर में थी। वर्तिका उसी दिन बेमनी गांव छोड़कर अपने घर वापस चली गई। उस गांव और उस शादी को शायद वर्तिका कभी नहीं भूल पाएगी। क्या बेमनी सच में शापित है या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।